बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्तर पर सजी बैठी नर्वसनेस से इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आगे क्या होगा। आंसू आंखों से ज़ारो कतार बहे जा रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। रात के उस पहर विंडो से बाहर फैले अंधेरे को देखते मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या इस अंधेरे की तरह मेरी किस्मत में भी अंधेरा छा गया है। मेरी उम्र की लड़कियां खेलती हैं, जिंदगी को जीती हैं, मगर यहां मेरी किस्मत में क्या लिखा गया था। मेरे अब्बा, उन्होंने मेरे बारे में सोचे बगैर एक ऐसे आदमी से मेरी शादी कर दी जो खुद उनकी उम्र का था। मैं अपनी सोचों में गर्क थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा इंसान कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आकर एक गलत नज़र भी मुझे देखे बगैर वो आदमी बैठ के करीब आया और अपना तकिया उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता, इससे पहले मुझे उसकी आवाज़ आती सुनाई दी, जो कह रहा था, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। उसके जाने के फौरन बाद मैंने उठकर कमरे को लॉक लगाया और फिर अपनी किस्मत को रोने बैठ गई। आंखें मुसलसल रोने के बायस सूज चुकी थी। हुलिया तो ऐसा देखने वाले को मालूम ही न पड़े कि ये दुल्हन है। खैर, रोते रोते कब आंख लगी पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब आंख खुली तो मालूम हुआ कि कोई दरवाज़ा बजा रहा था। मैं एकदम डर गई कि रात जब मैं इस घर में आई थी तब तो यहाँ सन्नाटा था। किसी बंदे का होना नामुमकिन था, फिर अब कौन हो सकता है। डरते डरते आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया तो सामने ही एक बूढ़ी खातून खड़ी मुझे बगौर देख रही थी। मैं नज़रें चुराने लगी तो वो फौरन आगे बढ़कर बोली, तो आप हैं वो जिन्हें साहब जी रात को ब्याह कर लाए हैं। उस खातून की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये यहाँ काम करती होगी। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं साइड होकर बेड पर जाकर बैठ गई और खामोशी से उन्हें काम करता हुआ देखने लगी। रात से लेकर अब तक मैंने एक कतरा पानी का नहीं पिया था और अब तो मुझे शदीद भूख भी लग रही थी, मगर मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ देर बाद वो खातून खुद ही कुछ खाने के लिए मेरे लिए ले आई। खाना खाने के बाद अब मुझे सोचना था कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, लेकिन मैं सोच पाती। मेरे साथ वो खातून भी खाना खा रही थी और साथ साथ अपने साहब जी के किस्से मुझे सुनाई जा रही थी और बता रही थी कि उनके साहब जी पर कितनी लड़कियां मरती हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो उन्होंने तुम्हें चुना। ये सुनकर तो मेरा सांस लम्हे भर को बंद हुआ कि लड़कियों को ये बुढ़ा ही मिला था मरने के लिए, और मैं खुशकिस्मत। बदकिस्मती कहते हैं इसे। उन लड़कियों और ख़ुद पर अफसोस करते मैं खामोशी से औरत को देखने लगी जो खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर जा रही थी। उसके जाने के बाद मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। इतना तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसीलिए मैं घर को देखने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि घर जदीद तर्ज का खूबसूरत सा बना हुआ था, मगर उसमें रहने वाला भी तो खूबसूरत और अच्छा होना चाहिए। ये सब देखते अब मुझे वाकई एहसास हुआ कि लड़कियां ज़रूर इसके पैसे पर मरती हैं। उन लड़कियों की सोच पर मातम करते मैं अपने कमरे के साथ वाले कमरे के बाहर पहुंच गई थी। अभी मैं उस कमरे के अंदर जा पाती, इससे पहले ही घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन भागकर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर रहे थे। पहले जो मैं सिर्फ कमरे में रहती थी, अब बाहर निकलकर घर के कुछ काम खुद कर लिया करती थी। इसके अलावा अपने शौहर के साथ बैठकर खाना वगैरह खा लेती थी। हाँ, लेकिन एक कमरे में हम अब भी नहीं रहते थे। काम वाली आंटी आकर काम कर जाया करती थी, बाकी जो मेरे अपने काम होते थे वो मैं खुद कर लेती थी। इस सब के दौरान मुझे जो एक चीज़ खदशे में डाली हुई थी वो ये थी कि ये आदमी रात को गायब हो जाया करता था। कमरे में एक बार गया तो जितनी मर्जी बार दरवाज़ा खटखटा लो कभी नहीं खुलेगा। एक बार तो कुछ यूँ हुआ कि मैं कमरे में सो रही थी, न जाने क्या ख्वाब देखा तो डर कर उठ गई और फ़ौरन कमरे से बाहर को भागी। साथ वाले कमरे में मेरा शौहर था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत बजाया, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर न पूछा कि कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं। और ये चीज़ मुझे अचंभे में डाली हुई थी कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ दिन गुजरे तो मैं टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। मेरा शौहर कमरे में जा चुका था। कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में जाने लगी तो रास्ते से गुजरते हुए मुझे अपने शौहर के कमरे से किसी की बारीक आवाज़ आई। यूँ मालूम होता था जैसे कोई लड़की होगी। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन वह आवाज़ ज़्यादा देर तक नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की कि सुन सकूं कि वो लड़की क्या कह रही है, मगर मैं सुन ना सकी
और वो आवाज़ मासूम हो गई। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि बस सब खत्म है। मेरे अब्बा ने मेरे लिए अच्छा फैसला नहीं किया। मैं जिस इंसान को अपनाने की जिद्दोजहद में हूँ, वो इंसान रातों को दूसरी औरतों को लाकर खुश होता है। मेरा दिल अपने शौहर के लिए बदगुमान सा होने लगा था। कुछ दिनों के बाद काम वाली आंटी के साथ एक खूबसूरत सी लड़की आई। मैं समझी कि शायद किसी काम से आई होगी, मगर बाद में मालूम हुआ कि यहाँ ऐसी लड़कियाँ आती रहती हैं जिनको मेरे शौहर से स्पेशल मिलना होता है। ये बात मुझे कुछ हजम ना हुई कि ना तो वो कोई बहुत बड़े आदमी हैं जो लड़कियां उनको अप्रोच करती हैं, फिर इन सब के यहाँ आने का मकसद आखिर है क्या। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रोज़ का मामूल बन गया था। रोज़ कोई ना कोई लड़की आती और वो मेरी किस्मत पर रश करती और चली जाती, लेकिन मेरा शौहर आज तक मुझसे नहीं मिला था। कभी कोई लड़की आंटी के साथ आती तो कभी खुद ही दरवाजे तक पहुंच जाती थी। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया हुआ था कि सिर्फ काम वाली आंटी के अलावा घर का दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोलना। न जाने उन्हें क्या इनसिक्योरिटीज़ थी मुझसे। इसी तरह एक दिन एक लड़की आई और मेरे कदमों में बैठ गई कि आपको खुदा का वास्ता है, मेरा निकाह अपने शौहर से करवा दे। ये सुनकर तो मुझे सदमा ही लग गया कि एक बूढ़े इंसान से शादी करने की इतनी चाह। वो लड़की मेरे सामने रो रही थी अपने निकाह के लिए। मैं इतनी रहमदिल थी कि उसके आंसू देखकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैंने उससे हामी भर दी। काम वाली आंटी ये सब खामोशी से देख रही थी और जैसे ही मैंने हामी भरी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे दाल में कुछ काला काला सा लगने लगा था। इतने में ही आंटी ने उठकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। मैं आंटी को देखती रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। शौहर मेरा है और मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर उन्हें क्या मसला है। खैर उस वक्त तो बात को रफा दफा कर दिया था, मगर जब रात हुई तो मैंने अपने शौहर के सामने सारा मामला रखा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनके सामने बहुत तरले किए, बहुत मिन्नत की, लेकिन वो नहीं माने। अब मैं तो ज़बान दे चुकी थी, मुझे उस लड़की की फिक्र होने लगी। खैर मैंने अपनी कस्में वगैरह देकर अपने शौहर को निकाह के लिए मना लिया। अगले दिन जब काम वाली आंटी आई तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे शौहर मान गए हैं। ये सुनकर वो बुझे बुझे दिल से लटके हुए मुँह से जवाब देने लगी और ये देखकर मुझे माजरा कुछ हद तक समझ आने लगा था। और सब कुछ समझ आते ही मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी, वो भी शदीद नफरत। खैर निकाह के लिए अगले जुमे का टाइम रखा गया और इस दौरान मेरे शौहर की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो सारा सारा दिन घर पर रहते थे। हालांकि वो बूढ़े थे मगर काम पर लाजमी जाते थे। मगर अब जब से निकाह की डेट रखी है वो घर पर ही रहते हैं और काम वाली आंटी ने भी घर पर ही रहना शुरू कर दिया था, ये कहकर कि आपकी मदद करवाया करूंगी। मेरा शौहर सारा दिन घर पर रहने के बावजूद कमरे से नहीं निकलता था और अगर कोई जाकर दरवाज़ा बजाए या कुछ पूछे तो गलती से ही कभी कोई जवाब देता होगा। मुझे इस चीज़ पर बहुत हैरत होती थी। एक मर्तबा तो यूं हुआ कि मैं किसी काम से कमरे में बैठी थी जब मुझे एहसास हुआ कि बाहर आंटी किसी से बात कर रही हैं। मैं फ़ौरन उठकर दरवाजे पर गई क्योंकि मेरे शौहर और उन आंटी के अलावा कोई नहीं था घर पर। इसीलिए मुझे लगा कि वही दोनों बातें कर रहे होंगे। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो आंटी और मेरा शौहर दोनों कोई बात डिस्कस कर रहे थे। आंटी तो गोया बस रोने ही वाली थी और मेरा शौहर उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें किसी चीज़ की तसल्ली दे रहा था। ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकलने लगी कि क्या इन दोनों के बीच कुछ है। मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर एकदम बाहर निकली तो दोनों दूर होकर खड़े हो गए और आंटी फिर से नॉर्मल हो गई, जबकि मेरा शौहर मुझे देखते ही अपने कमरे में चला गया। इस बात ने मुझे बहुत उलझा कर रख दिया था। उस दिन के बाद से मैं आंटी के साथ साथ ही रहती थी, उन्हें एक लम्हे को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। खैर से दिन गुजरते गए और वो दिन आन पहुंचा जब मेरे शौहर का दूसरा निकाह होना था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल बेचैन हुए जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। निकाह चूंकि सादगी से किया गया था, इसीलिए इजाब व कबूल के मराहिल के बाद लड़की को मेरे शौहर के कमरे में बिठा दिया गया। मुझे लगा कि जिस तरह मेरा शौहर मुझे अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था, इसके साथ भी शायद वैसा ही करेगा। मगर यहाँ तो माजरा ही और था। मेरा शौहर उसी के साथ एक ही कमरे में रहा। मैं काफ़ी देर बाहर अपने शौहर का इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया और यहाँ फिर एक बार मुझे शक पड़ चुका था। अब मुझे जानना था कि आखिर क्यों लड़कियां मेरे शौहर पर मरती हैं। यकीनन मेरा शौहर पूछेगा तो ज़रूर उस लड़की से कि तुम क्यों मुझ पर मरती हो, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने उनके कमरे में जाने का सोचा, मगर दिल भारी हो चुका था, इसलिए जा न सकी। अगले रोज़ मैं अपने कमरे में ही रही, जबकि मेरा शौहर
उस लड़की के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरे दिल में लम्हे भर को ख्याल आया कि अगर वो चाहता तो मुझे बुला सकता था, मगर उसने मुझे नहीं बुलाया। मेरा दिल मुकम्मल तौर पर बदजन हो चुका था। अब मुझे ये राज जानना था कि आखिर मेरे ही शौहर पर लड़कियां क्यों इतना मरती हैं, क्या वजह है इसके पीछे। और फिर उस रात हिम्मत जुटाने के बाद जब मैंने झांक कर कमरे में देखा तो होश फना हो गए। मेरा नाम रानिया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी मुझे पढ़ाने लिखाने में सर्फ कर दी। मेरे वालिदैन की लव मैरिज हुई थी। बस यही वजह थी कि ना अम्मी की तरफ का ख़ानदान हमसे मिलना पसंद करता था और ना अब्बू की तरफ का ख़ानदान। चूँकि मैं इकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरे अम्मी अब्बू ने अपने हर चाह मुझ पर पूरे किए। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से तालीम दिलवाई। अब्बा खुद सारा सारा दिन सारी सारी रात घर से बाहर रहकर मेरी फ़ीस अदा करने के लिए कमाते रहे और अम्मा घरदारी में मसरूफ़ रहती। जब मेरे मैट्रिक के बोर्ड के इम्तहान हुए, उसके कुछ अरसे बाद मेरी वालिदा कैंसर के मर्ज से मर गई। मेरे अब्बा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अम्मा की जान बचाएं, लेकिन पैसे ही जमा ना हो सके और मेरी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। अम्मा के जाने के बाद अम्मा के घर वालों ने आकर काफ़ी रोना धोना किया, मगर अब क्या ही फ़ायदा था। अम्मा की वफ़ात के बाद घर खाने को दौड़ता था। ऐसा सन्नाटा होता था, लगता ही नहीं था कि यहाँ दो और लोग भी रहते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में ठहराव आ गया था। अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा भी कुछ बीमार बीमार से रहने लगे थे। मैंने अब्बा के भरपूर इसरार पर कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर मेरी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई। जहाँ मैं दिन भर अम्मा के बारे में सोच कर रोती रहती थी, वहाँ अब मैं कॉलेज जाती, कॉलेज से पैदल घर आती, घर आकर कॉलेज से मिला काम करने बैठ जाती। इस दौरान बीच बीच में अम्मा की याद भी आती, मगर मैं कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाती। देखते ही देखते मेरे कॉलेज का 1 साल मुकम्मल हो गया। दूसरा साल अभी जाना शुरू ही किया था। एक रोज़ मैं वापस जा रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और तब मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ जाया करती थी, मगर वो यही कहकर हंसने लगती कि अरे तुम कौन सा हूर परी हो जो कोई तुम्हारे पीछे आएगा। मैं काफ़ी दिन से ये सब नोट करती रही और मुसलसल 1 हफ्ता ये सब चलता रहा। मैं अपने अब्बू को ये सब नहीं बता सकती थी, वो बेचारे पहले ही बीमार रहा करते थे। एक रोज़ मैं यूं ही दोस्त के साथ घर आ रही थी, तभी 2 आदमी मुंह ढके मेरे सामने आए और मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गए। मैंने हाथ पैर तो बहुत चलाए, मगर सब बेसूद। बल्कि कुछ ही मिनटों में मैं बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो खुद को एक काल कोठरी में पाया। मुझे एकदम अपने अब्बा का ख्याल आया। क्या आया उन्हें मालूम हुआ तो वो नहीं जी सकेंगे। मैं अल्लाह से अपने अब्बू की ज़िंदगी और अपनी हिफाजत की दुआ करने लगी। कुछ ही देर गुजरी तो मालूम हुआ कि वहाँ मैं सिर्फ अकेली नहीं, बल्कि कुछ और भी लड़कियां थीं। अब मेरा दिल मज़ीद डर रहा था, क्योंकि सबकी सब रो रही थी। मेरे पैरों से ज़मीन निकल रही थी। तभी मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन हाँ, जब मेरी आंख खुली तो रात का वक्त था और मैं अपने घर पर मौजूद थी। पहले पहल तो अनजान नज़रों से सब कुछ देखती रही। छत पर लगे पंखे को काफ़ी देर घूरने के बाद पास नज़र दौड़ाई तो मालूम हुआ कि कोई अनजान आदमी मेरे पास बैठा था। उसे देखकर मैं एकदम डर गई कि क्या ये मेरा घर है? अगर मेरा घर है तो ये कौन है? अभी ये खौफ मेरे दिल में ही था कि तभी मुझे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, फिक्र न करो, तुम अपने घर में हो। तभी मेरे अब्बा अंदर आए और आकर कहने लगे, शुक्र है तुम्हें होश आया। मैंने कई बार पूछना चाहा कि वो सब क्या था, क्यों, कैसे हुआ सब कुछ, मगर उन्होंने मुझे इस बात की तरफ आने ही नहीं दिया। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे अगवा होने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैली थी। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आता और पूछता कि आखिर क्या हुआ था, अगवा हुई थी या कहीं भागी थी। इन सवालों ने मेरे अब्बा को बेड पर पहुंचा दिया था। मैं जब अब्बा के लिए दवाई या घर का सामान लेने के लिए बाहर निकलती तो लोग अजीब नजरों से मुझे घूरते। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी थी। इस सब के दौरान उस बूढ़े आदमी का इस घर में आना जाना लगा रहता था, जिसे मोहल्ले के लोगों ने और भी गलत मायनों में लिया था। एक रोज तो मोहल्ले के मर्दों ने आकर अब्बा को बहुत बोला, जिसके नतीजे में मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। मेरे हाथों पैरों पर बन गई। मैंने फौरन उस बूढ़े आदमी को फ़ोन करके बुलाया। वो अब्बा को लेकर अस्पताल चले गए। अगली सुबह मालूम हुआ कि अब्बा को मेजर अटैक आया है। मैं फौरन अब्बा से मिलने जा पहुंची। वहां गई तो माजरा उलट था। मेरे अब्बा ने उस बूढ़े आदमी से मेरे निकाह के इंतजाम कर रखे थे। ये देखकर तो मानो अस्पताल की छत मुझ पर गिरी हो। मैंने काफ़ी बार इनकार करना चाहा, मगर अब्बा ने अपना वास्ता दे दिया
और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उस बूढ़े आदमी से निकाह करना पड़ा। निकाह के कुछ देर बाद ही मेरे अब्बा इस दुनिया से चल बसे। मुझे ताज्जुब था कि अब्बा को सिर्फ यही सेफ हैंड मिला था मुझे सौंपने के लिए। खैर कफन दफन के बाद उस बुढ़े ने उसी रोज रुखसती भी ले ली। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे शोहर की उम्र है क्या। मेरा शोहर 80 साल का बुढ़ा था। शादी की रात उसने खुद ही अपना बिस्तर अलहदा कर दिया। मैं बहुत खुश हुई, मगर मैं हैरान होती जब मेरे शोहर पर लड़कियां मरती और मुझे कहती कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तो मैं इस सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती। एक दिन एक लड़की मेरे शोहर के पाँव में गिर पड़ी और बोली कि अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। यूं मैंने शोहर की शादी जबरदस्ती उस लड़की से करवा दी। अब मुझे ये राज जानना था कि शोहर पर लड़कियां क्यों मरती हैं। जो उस रात झांक कर मैंने कमरे में देखा तो होश फना हो गए, क्योंकि वहां उसका बुढ़ा शोहर नहीं बल्कि कोई जवान लड़का खड़ा था। ये देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। जब लड़की की तरफ नजर पड़ी तो वो उस लड़के के पैरों में पड़ी थी। ये देखकर मैं अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखते ही लड़का घबरा कर खड़ा हो गया और वो फौरन आंसू साफ करती पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैं आगे बढ़कर लड़के के करीब आते पूछने लगी कि कौन है वो, तो वो खामोश नजरों से मुझे देखता रहा। इतने में काम वाली आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटा बैठ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें सब। उनकी बात सुनकर मुझे अंदेशा हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है या गलत हो चुका है और मैं बेखबर हूं। मैं उस लड़के को देखते देखते बेड पर जा बैठी थी। तभी वो आंटी मेरे पास आई और बोली कि बेटा, जिस आदमी से तुम्हारा निकाह हुआ था वो असल में कोई बुढ़ा नहीं बल्कि ये जवान लड़का है। ये सुनकर मैं नासमझी से दोनों को देखने लगी कि इतना बड़ा धोखा, मतलब इतना अरसा मैं यहां रही और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी मेरे शौहर ने उन आंटी को इशारा किया और आंटी उस लड़की को खींचती वहां से ले गई। फिर मेरा शौहर आगे बढ़ा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, वो दिन याद है जब कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? ये सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर वो कहना शुरू हुए, जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो अच्छे लोग नहीं थे। वो यूं ही राह चलती खूबसूरत लड़कियों को उठवाते, फिर या तो उन्हें कोठे पर बेच देते या किसी और दूसरे आदमी को बेच देते। उन्हीं दिनों हम भी उस गैंग के पीछे लगे हुए थे। ये गैंग काफी बड़ा था। हम उस गैंग को पकड़ने में कई बार नाकाम हुए। मैं एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता हूँ, जहां मुझे इस सब काम को हर हाल में कामयाबी तक पहुंचाना होता है। उस रोज जब तुम अपनी दोस्त से बात कर रही थी, वहीं पास ही दरख्त के पीछे हम लोग अपने मिशन से खड़े थे और मैंने आपकी बात सुन ली थी। इसीलिए मैं अपने इरादे में और पुख्ता हो गया कि नहीं, अब मजीद नहीं। फिर जिस रोज उन लोगों ने आपको अगवा किया, उस रोज मैं आपके साथ साथ ही था। उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे मेरी गाड़ी थी। जैसे ही वो आप लोगों को लेकर अंदर गए, बाहर हम सब अपने अपने काम पर लग गए। इस सब में हमें थोड़ा वक्त तो लगना था, इसीलिए बाहर सबको पुलिस के हवाले करके जब मैं कमरे में आया तब आप बेहोश पड़ी थी और तब बाकी लड़कियों की जिम्मेदारी मैंने अपने दूसरे साथी को सौंप दी। आपको आपके अब्बू के घर ले गया। वहां जाकर उन्हें सारी सिचुएशन समझाई और सारी हकीकत बताई कि मैं कौन हूं वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अब इसे यहाँ कोई नहीं रहने देगा और ना लोग मुझे सुकून से जीने देंगे। इसीलिए मेरी बेटी की जिंदगी पर धब्बा लगने से पहले इसे यहां से ले जाओ। लेकिन तब मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर आपको होश आ गया और तब फिर मैं अपने रूप में वापस आ चुका था। सीक्रेट एजेंसी में काम करते हुए मैं अपने असली रूप में नहीं घूम सकता था जब तक मिशन मुकम्मल ना हो जाता। इसीलिए मैं अक्सर इसी रूप में होता था। फिर जब आपके अब्बू को हार्ट अटैक आया तो मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। तब उन्होंने मेरी अम्मी से मुलाकात की। अम्मी से मुलाकात पर मालूम हुआ कि आपके अब्बू और मेरी बहन बहन भाई हैं। जिसके बाद मामू ने मेरी अम्मी से कहा कि मेरी बेटी को अपना लो, ये दुनिया वाले इसे जीने नहीं देंगे, वो पाक दामन है। और तभी मेरी अम्मी ने रजामंदी दे दी और फिर तुम्हें बुलवाकर हमारा निकाह पढ़वा दिया। शायद तब तुम इतना परेशान थी कि अस्पताल में तुमने मेरी अम्मी को देखा तक नहीं था। इसीलिए रुखसती के बाद अगले रोज जब मेरी अम्मी तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने उन्हें काम वाली ही समझ लिया। फिर उन्होंने बातों बातों में तुम्हारे दिल का हाल मालूम किया। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी नज़र में मुझे अच्छा बनाने के लिए मेरी तारीफें करना शुरू कर दी। और हाँ, मेरा शादी के दिन से रूम चेंज करने का मकसद भी यही था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे काम से फिल वक्त वाकिफ हो। मेरा यही इरादा था कि इस केस से फ्री होकर तुम्हें सारी हकीकत बावर करवाऊंगा, ताकि मैं भी तुम्हें अच्छे से समझा सकूं और तुम्हें समझ भी आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पागल हो
कि कोई लड़की तुम्हारे सामने आकर रोना शुरू कर दे कि अपने शौहर से मेरी शादी करवा दो, मैं मर जाऊंगी, तो तुम मान भी जाओगी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसकी तुम मुझसे शादी करवा रही थी। वो उस गैंग की लड़की है जिन्होंने तुम्हें भी अगवा किया था। इसीलिए मैंने महज तुम्हारे सामने बात रखने के लिए हामी भर ली कि हाँ मैं शादी कर लूंगा, जबकि मौलवी बुलवाने वाला मैं, निकाह बनवाने वाला मैं। अब कौन गारंटी देता कि दोनों असली थे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की आज भी मेरे निकाह में नहीं है। वो निकाहनामा झूठा था। हाँ, अलबत्ता मैंने उसे कैद कर रखा है, महज इसलिए कि उसने इस घर में आने और यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर देने की कोशिश बारहा की है। इसीलिए अब वो यहाँ से आसानी से नहीं जा सकती। इस तरह के लोग हुमा वक्त मेरे पीछे होते हैं। इसीलिए मना करता था कि तुम कभी भी दरवाज़ा खोले नहीं जाओगी। बल्कि तुम्हारे शक की वजह से तो मुझे अपनी माँ को भी दूसरे घर में रखना पड़ा था। सोचो तुम कि अगर मैं तुम्हारे कहने पर उस लड़की से शादी कर लेता तो क्या होता तुम्हारा और मेरी मोहब्बत, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया ही नहीं, उसका क्या होता? अपने शौहर की सारी बातें सुनकर मुझे सही मायने में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसीलिए मैं अपना हाथ फौरन उसके हाथों से छुड़वाती उससे माफ़ी मांगने लगी कि मैंने उस पर इतना शक किया। हालांकि मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया था, बस खुद से एज्यूम करती थी। अब समझ आई थी सारी बात कि वो काम करने वाली आंटी दरअसल मेरी सास है और मेरा शौहर कोई बुढ़ा आदमी नहीं बल्कि जवान है, जो कि बुढ़े होने का रूप धारे हुए था सिर्फ अपने मिशन के तहत। और वो लड़की, वो यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए आई थी, जिसका अब यहाँ से छुटकारा मुमकिन नहीं था। ये सब बातें समझ में आते मुझे खुद में सुकून अता महसूस हुआ और फिर चंद लम्हे अपने शौहर के साथ गुजार कर मैं कमरे से बाहर आई और देखा मेरी फुप्पो लाउंज में बैठी थी। मैं फौरन उनके पास भागी और उन्हें गले से लगाया। न जाने किस एहसास के तहत फुप्पो और मेरी आंखों से एकदम आंसू बहने लगे और मेरा शौहर दूर खड़ा देखकर मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद फुप्पो और मैं अपनी अपनी बातों में मगन हो गए। मेरा शौहर उस लड़की का बंदोबस्त करने चले गए, क्योंकि अब वो लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती थी। इस तरह अब हमारी जिंदगियों में खुशहाली लौट आई थी। हम सब मिलकर इकट्ठे बगैर किसी बदगुमानी के साथ रहने लगे थे। बस फर्क सिर्फ इतना था, मेरे शौहर हर मिशन से पहले मुझे लाजमी बताते थे और मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं उनके भाई की आखिरी निशानी थी। उस लड़की का मामला भी हल हो गया था, उसे भी तहवील में ले लिया गया था। अब कोई फिक्र नहीं थी, बस सुकून था और मोहब्बत थी और एका था। अब हम सब अपनी जिंदगी खुशहाली से बसर कर रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।